हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे इंसेक्ट फिजियोलॉजी। जितना भी इंसेक्ट फिजियोलॉजी में जो भी पार्ट है सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे उसका एलिमेंट्री सिस्टम हो, या जो भी हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब देखो, बच्चे बोलते हैं कि सर इसको मत करवाओ क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लो यहाँ से आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेक्सालूर है या गोसिप्लूर है, ये हार्मोन जो है कौन से इंसेक्ट में लगता है, वो इसी में आएगा, सेमोकेमिकल्स। अब जो फेरोमोन्स है वो इंट्रा स्पेसिफिक है या इंटर स्पेसिफिक हार्मोन है, किस टाइप का है, वो यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है। फिर मान लो अगर ग्रास हापर है, उसमें कौन सा टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, होलोन्यूस्टिक है या एन्यूस्टिक है या पेरिन्यूस्टिक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए एक लेक्चर के अंदर पूरा फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ। बात करते हैं फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इसके फादर कौन है? तो फादर आता है, जनक जो है इसके कौन है, वो है वी. स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, इसकी स्पेलिंग क्या है, विंगलेसवर्थ, वी. विंगलेसवर्थ। ठीक है, वी. विंगलेसवर्थ इसके क्या है, फादर है। और इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था किसिंग बग पर, ठीक है, किसिंग बग के ऊपर इन्होंने काम किया था, ठीक है, याद रखना, किसके ऊपर, किसिंग बग पे, किसिंग बग पर इन्होंने काम किया था। नाम क्या है? वी. विंगलेसवर्थ। वी. विंगलेसवर्थ इनका नाम है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। और इनकी बुक भी है प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इनकी बुक है, बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, ठीक है। कीट कार्यकी के सिद्धांत इनकी बुक का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फादर कौन है फिजियोलॉजी के? विंगलेसवर्थ। किस पे काम किया था? किसिंग बग पर। बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सिस्टम, फिजियोलॉजी सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आहार नाल। क्या बात करते हैं? आहार नाल की यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये, अब ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इंसेक्ट के अंदर बच्चा, ये कहाँ तक? माउथ से लेके एनस तक फैली हुई रहती है, माउथ टू एनस, ठीक है। माउथ से लेके एनस तक, मुंह से लेके गुदा तक जो है ये फैली हुई रहती है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है बच्चा, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 आप इसके नाम देख सकते हो। पहला है, इसको बोलते हैं फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, है ना। पहला क्या है? फोरगट, फोरगट। दूसरा है मिडगट, मिडगट। और लास्ट है हाइंडगट, हाइंडगट। अग्र प्रणाल बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अग्र प्रणाल, अग्र प्रणाल, अग्र प्रणाल बोला जाता है। इसको बोलते हैं मध्य प्रणाल, मध्य प्रणाल, या इसको उदर भी बोलते हैं, उदर इसी में होता है, ठीक। और इसको बोला जाता है पक्ष प्रणाल, पक्ष प्रणाल। अब इसे हिंदी से याद रखने से अच्छा है इंग्लिश याद रखो, इंग्लिश नाम इजी है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, लेकिन इंग्लिश वाला टफ है, ठीक है। फोरगट, मिडगट, ई कर लेना यार, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट को क्या बोलते हैं? और इसमें नाम दिया गया है, और इसको बोला जाता है स्टोमोडेडम, इसको स्टोमोडेडम बोला जाता है, ठीक। इसको बोला जाता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलस, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रोक्टोडम, इसको प्रोक्टोडम बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब शॉर्ट में इनको बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, है ना। ये 4 पार्ट में बटा होता है फोरगट। फोरगट जो है 4 पार्ट में बटा होता है। पहला जो पार्ट होता है इसमें बच्चा, 4 पार्ट में बटा होता है। पहला जो पार्ट होता है इसका बच्चा, वो होता है क्या? पहला जो पार्ट होता है इसका फोरगट का, 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है, याद रखना 4 पार्ट होते हैं इसके, 4 पार्ट में ये बटा हुआ रहता है। इसमें फेरिंग्स होता है ना। क्या होता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है। फिर होता है इसोफेगस, फिर होता है क्रॉप, और फिर होता है प्रीवेंट्रिकुलर, गिजार्ड जिसको हम बोलते हैं, गिजार्ड, ठीक है। हिंदी में भी यही याद रखना बच्चा, है ना। इसको फेरिंग्स ही याद रखना, इसको इसोफेगस ही याद रखना, इसको क्रॉप ही याद रखना, इसको गिजार्ड याद रखना। हिंदी में चाहो तो ये लिख लो, फेरिंग्स, इसोफेगस,
क्रोप और गिजार्ड। क्रोप मतलब यहाँ पे उसका बोल सकते हैं भंडारण के लिए स्टमक बोल सकते हो, इसोफेगस ग्रसनी हो जाती है, ग्रास नली, और फेरिंग्स होता है ग्रसनी, और गिजार्ड, अब ये गिजार्ड जो होता है इसको प्री वेंट्रिकुलर्स हम बोल सकते हैं। तो फेरिंग्स जो होता है ना बच्चा, क्या होता है, देखो एक चीज़ यहाँ पर समझना, मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम इसको दिखा देता हूँ, या डायग्राम नहीं भी दिखाऊँ तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इसका जो सिस्टम है ना कुछ इस तरीके से बना होता है, नहीं ये एलिमेंट्री कैनाल पूरे में फैली रहती है। इतना पार्ट जो होता है ये फोरकट होता है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो है मिडगट होता है, और ये होता है हाइंडगट। क्लियर है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। मैं चलो डायग्राम ही आपको दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, इसका डायग्राम ही आपको दिखा देता हूँ। चलो बच्चों, डायग्राम तो मैंने ऐड किया नहीं इसमें, तो ऐसे समझ लो, है ना। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है जिसे अपनी फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स मतलब वो वाला पार्ट जहाँ पर ढक्कन होता है श्वास नली का और फूड नली का, दो नली निकली हुई होती है, जहाँ पर एक तरफ से हम सांस बाहर लेते हैं और छोड़ते हैं, और एक तरफ से हमारा खाना जाता है। तो फेरिंग्स ग्रसनी होती है, जो कहाँ पर होती है, बिटवीन माउथ पार्ट्स और जो इसोफेगस है इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है, माउथ पार्ट और इसोफेगस के बीच में होती है। ये जो फेरिंग्स होती है ये कहाँ होती है, बिटवीन माउथ पार्ट या बिटवीन माउथ एंड इसोफेगस, ठीक है, माउथ पार्ट और इसोफेगस के बीच में होती है, ठीक। ये हमारा माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट, ये हमारी ग्रास नली यहाँ से जा रही है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो ग्रसनी होती है, जहाँ पर वो ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो खुलता और बंद होता है, जहाँ से हम सांस भी लेते हैं और एक तरफ से हमारा पानी जाता है, फूट जाता है। सॉरी बच्चा। दूसरा इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से खाना जो है क्रॉप तक भेजा जाता है। क्या होता है, इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से खाना मुंह से लेकर कहाँ तक, क्रॉप पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, रिसीव फूड फ्रॉम फेरिंग्स एंड पास टू क्रॉप, ठीक है। मतलब जो फेरिंग्स है, फेरिंग से खाना लिया जाता है और कहाँ तक भेज दिया जाता है, क्रॉप को भेज दिया जाता है। ये इसोफेगस का काम है, इतना ही काम है, ये आगे से लेगा खाना और नीचे भेज देगा, एक नली है। क्रॉप क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करता है। ये क्या होता है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थैलेनुमा आकार होता है इसका, और ये भोजन को क्या करता है, भंडारित करने का काम करता है। और गिजार्ड क्या करता है, ये ग्राइंड करने का काम करता है। गिजार्ड क्या करता है, उस भोजन को ग्राइंड करने का काम करता है, मिक्स करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जो फोरगट है उसमें चार पार्ट होते हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। ये फेरिंग्स क्या होता है, माउथ पार्ट और इसोफेगस के बीच का पार्ट होता है। इसोफेगस जो होता है वो फूड को लेता है फेरिंग से और क्रॉप को भेज देता है, क्रॉप उस फूड को स्टोर करता है। फिर जो गिजार्ड होता है उस फूड को क्या करना करता है, ग्राइंड करने का काम कर देता है। फिर आता है मिडगट, ठीक है, इतना काम हो गया वहाँ पे। मिडगट में क्या होता है, जो भोजन आपने ग्राइंड किया है उसका क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन होता है, ठीक है। हमने बोला उधर पेट में ही डाइजेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पर क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पर एक तो होता है एंजाइम का सिक्रेशन, ठीक, एंजाइम स्रावित होते हैं, प्लस यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड जो है आपने भोजन लिया है उसका डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर एक चीज़ और समझना, यहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन जो इंसेक्ट है ना वो दो प्रकार के होते हैं। समझना बात को, दो प्रकार के इंसेक्ट कैसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डाइजेशन और इंजेक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक होते हैं सॉलिड फीडर, एक होते हैं सॉलिड फीडर और एक होते हैं फ्लूइड फीडर। क्या होते हैं, एक होते हैं फ्लूइड फीडर, एक होते हैं सॉलिड फीडर और एक होते हैं फ्लूइड फीडर। अब होता क्या है कि हम भी कई बार रफ़ खाना खाते हैं, रफ़ फूड मटेरियल लेते हैं, है ना। रफ़ फूड मटेरियल मतलब जैसे कुछ ऐसी चीज़ खाई हमने जिससे हमारे माउथ के जो आसपास की जो लेयर है वो छिल जाती है ना। जनरली आपने देखा होगा तंबाकू गुटखा खाते हैं, उनके जो मुंह के अंदर जो है चीज़ें क्या होते हैं, जो चमड़ी है वो छिल जाती मतलब कि चमड़ियाँ निकल जाती हैं उनकी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सॉलिड फीडर मतलब जो ठोस भोजन खाएंगे तो उनके लिए क्या चीज़ यहाँ होने वाली है, और जो लिक्विड वाला फूड खाते हैं उनके लिए क्या चीज़ होने वाली है। देखो एक चीज़ होती है इंटीमा,
इंटीमा करके एक पार्ट होता है, एक बोल सकते हैं एक झिल्ली है। तो इंटीमा जो है इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें होती है प्रेजेंट, और इसमें होती है अब्सेंट, इसमें होती है अब्सेंट। इंटीमा क्या काम करती है? इंटीमा काम करती है प्रोटेक्शन का, लेकिन इसमें अब्सेंट होती है। तो सॉलिड फीडर में जब इंटीमा अब्सेंट होती है तो यहाँ पर पाई जाती है क्या? यहाँ पर पाई जाती है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर पाई जाती है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। यहाँ क्या पाई जाती है? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ये रफ पार्टिकल, जो रफ फूड आप खाते हो, ये सॉलिड फीडर के अंदर पाई जाती है। जो भी ये रफ फूड खाते हैं उनसे क्या करते हैं? उस को बचाने का काम करते हैं। जो हमारा मिडगट होता है, जो हमारा पेट होता है, जैसे हमारे अंदर भी क्या होते हैं, जो HCl है ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो जो हमारे स्टमक की जो लेयर होती है वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए एक लेयर्स होती है ना, उसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो लेयर्स लगी हुई रहती है। तो यहाँ पर भी सॉलिड फीडर है जो रफ फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, रफ फूड को खाते हैं, तो उनके अंदर जो है इंटीमा नहीं होता, इंटीमा एब्सेंट होती है, तो वहाँ पर होती है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। इनके अंदर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है जो रफ फूड पार्टिकल को ईजिली अंदर लेने में हेल्प करती है, और क्या करती है, जो उधर है, जो मिडगट है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सॉलिड फीडर में क्या होता है? यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर होता है फिल्टर चेंबर। यहाँ पर क्या होता है? फिल्टर चेंबर लगा होता है। तो जो भी फ्लूइड है वो फिल्टर होकर फिर अंदर जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती है। सॉलिड फीडर में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड फीडर में फिल्टर चेंबर लगा हुआ होता है। तो यहाँ आप ये चीज़ समझ गए कि जो मिडगट होता है उसी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड पार्टिकल का। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? इनको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। दो तरह के, एक सॉलिड फीडर होता है, फ्लूइड फीडर होता है। सॉलिड फीडर में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड फीडर में क्या होता है? फिल्टर चेंबर लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ इंटीमा इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है इसी कारण यहाँ पर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है। नहीं तो क्या होगा कि ये सॉलिड फीडर लेंगे तो इनके जो स्टमक है, जो मिडगट है, वो खराब हो सकता है। ठीक है, पेप्टिडम में कुछ नहीं, पेप्टिडम में 3 लेयर होती है। क्या होता है यहाँ पर? इलियम, कोलम और रेक्टम। बस क्या होता है यहाँ पर? इलियम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट है। रेक्टम वही है जो गुदा वाला भाग है, ठीक है, एनस वाला पार्ट है। ये 3, बस इतना आपको याद रखना। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इस पूरे लेक्चर मतलब इस वाले जो पार्ट में ये मेन चीज़ आपका यही है कि सॉलिड फीडर में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड में फिल्टर चेंबर होता है। बस इतना इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्रॉप। क्रॉप ने देखा जनरली कहाँ आपको मिलता है? हनी बी में। हनी बी में जो पिछले लेग है उसमें ये जो उनके नेक्टर्स होते हैं, जो रस वो भर के लाती है, वो इसी में भर के लाती है। इसको क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करता हूँ इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, संचरण तंत्र। ठीक है, संचरण तंत्र शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ बच्चा, नहीं तो ये सिर्फ एक एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाने में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। लेकिन जो हमारे काम की है बस वही हम देख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, संचरण तंत्र की बात करें तो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर कौन सा टाइप का सिस्टम पाया जाता है? कीटों में। कीटों में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, कीटों के अंदर क्या होता है? खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। याद रखना क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कीटों के अंदर। अभी खुला परिसंचरण तंत्र होता है मतलब कि जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है ब्लड जो है नसों के अंदर बहता है ना, सिराएं हैं, धमनियां हैं, वहाँ पर जो है ब्लड बहता है। और इनके अंदर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ओपन जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन यहाँ पर लिख दो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र इसके होता है, मतलब ब्लड इनकी पूरी बॉडी में रहता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, ये फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या कहलाता है? मतलब जो ब्लड है, ये फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं? ये हीमोलिम्फ कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ, लिम्फ का मतलब ही होता है सफ़ेद, मतलब इनका ब्लड जो रहता है, फ्लूइड जो रहता है, वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, जैसे कॉकरोच में होता है व्हाइट कलर का, लिम्फ मतलब व्हाइट हो गया। तो हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है हीमोसिल। क्या कहा जाता है? हीमोसिल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उनको क्या कहा जाता है? तो इनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हीमोलिम्फ, मतलब ब्लड जो होता है वो हीमोलिम्फ, और जो हीमोलिम्फ या उसको हम क्या कहते हैं? हीमोसिल कहा जाता है। और इस ब्लड के अंदर जो सेल पाई जाती है उस सेल को क्या कहते हैं? जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है
हीमोसाइट्स, हीमोसाइट कहा जाता है। साइट मतलब सेल होता है, हीमो मतलब ब्लड, तो ब्लड की जो सेल होती है उसको हीमोसाइट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन जनरली यहीं से पूछा जाता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उनको ब्लड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्ब या हीमोसील कहा जाता है, और उसमें जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसको क्या कहा जाता है, हीमोसाइट्स कहते हैं। अब बच्चा ये हीमोसाइट 4 प्रकार की होती है। इनमें ये हीमोसाइट जो है ना, ये 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की। एक होती है प्रो हीमोसाइट्स, ठीक है, एक होता है प्लाज्मेटोसाइट्स, ठीक, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होती है बच्चा ग्रेनुलोसाइट के अलावा ओइनोसाइट, ओइनोसाइट। ये 4 प्रकार की यहाँ पर क्या होती है, सेल्स होती है। मेन जो है हीमोसाइट, हीमोसाइट ही 4 प्रकार की। इसमें तो ये जो है ये मेन है, मेनली जो है ये पाई जाती है मेन, ठीक है। मेनली ये 2 यहाँ पर आपको मिलती है इंसेक्ट के अंदर। और इनका काम क्या है, इसका हीमोसाइट्स, इस सेल्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि जो हार्मफुल मटेरियल है उसको ये इंजेक्ट कर जाता है, इंजेक्शन कर जाता है। मतलब होता है इसका इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। जो हार्मफुल फॉरेन मटेरियल है उनको ये निगल जाता है, ठीक है। जो खराब, जो हार्मफुल होता है, जो हानिकारक मटेरियल्स होता है, जैसे खाने के साथ कुछ हानिकारक मटेरियल भी जाता है, तो उनको ये क्या करता है, निगल जाता है, इंजेक्ट कर जाता है। कौन, ये हेमोसाइट जो सेल होती है ये। तो बच्चा ये काम था इसके अंदर, आपको इतना ही पढ़ना था। मेन तो यही पूछा जाएगा कि इंसेक्ट के ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्ब, मतलब जो फ्लूइड होता है हीमोलिम्ब, और उसको क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। सेल क्या होती है, हीमोसाइट्स होती है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए बेसिक तो वो आपसे बन जाए, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल में पढ़ना हो तो जब मैं एफ वाला जो क्लासेस है उसमें पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा एक एक सिस्टम जो है बेहतरीन तरीके से डायग्रामेटिक और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है ये समझ लो, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखो इसका मतलब होता है कि जो भी वेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर निकालना। शरीर के अंदर जितना भी अनवांटेड वेस्टेड मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने का जो काम है वो एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रिएशन कहलाती है। मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेड और अनवांटेड मटेरियल, ठीक है। क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेड और अनवांटेड, वेस्टेड और अनवांटेड मटेरियल आइदर टॉक्सिक, जहरीला पार्ट हो सकता है, और अनयूजफुल, या तो अनयूजफुल मटेरियल हो या जो जहरीला मटेरियल हो, उन सबको, जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। और ये किस सिस्टम के द्वारा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ये होता है। अब इसको शॉर्ट में समझ लो, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है और ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है, तो आपके इसमें भी पूछा जा सकता है। देखो अलग अलग प्रकार से एक्सक्रीशन होता है, जैसे होता है अमोनीटोलिक, ठीक है। अमोनीटोलिक होता है एक, अमोनोटोलिक, ठीक है, अमोनोटोलिक। फिर होता है यूरियोटोलिक, और एक होता है यूरिकोटोलिक। यहीं से क्वेश्चन बनता है बच्चा, बस ये 3 आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो इसको, अमोनोटोलिक या टेलिक, ठीक है। ये आ जाएगा यूरोटोलिक या यूरियोटेलिक, ठीक है। और ये हो जाएगा यूरिकोटेलिक,
यूरिकोटेलिक, हिंदी में भी लिख सकते हो, नाम सेम है, वही नाम है, ठीक है। अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, अब देखो सीधी सी बात है कि हम अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जैसे हम भी निकालते हैं जो भी बॉडी से, मतलब क्या होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जो भी है नत्रजन वाला वेस्ट मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है अनवांटेड मटेरियल या जो नाइट्रोजिनियस मटेरियल है उसको बाहर निकालना। तो जो अमोनोटेलिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। ऐसे इंसेक्ट या ऐसे जीव जो अमोनिया के फॉर्म में अपने शरीर से क्या निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, उनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। और ऐसे जीव कौन से होते हैं? एक्वेटिक वाले, ठीक है, एक्वेटिक, जलीय जो होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये पूछा गया है कई एग्जामों में, ठीक है, ये, और ये भी पूछा जा सकता है आपके साइंस वाले पार्ट में। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब होता है यूरिया के फॉर्म में। जब यूरिया के फॉर्म में हम क्या निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, ऐसे इंसेक्ट को या ऐसे जीव को किस में रखा? यूरियोटेलिक में। और इसमें कौन आ जाता है? इसमें आ जाते हैं हम लोग, इसमें आ जाते हैं मेमल्स, ठीक है, मेमल्स, इसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस, ठीक है, इसमें हम भी आ जाते हैं ह्यूमंस। और यूरिकोटेलिक का मतलब होता है, यूरिकोटेलिक का मतलब होता है बच्चा यूरिक एसिड के फॉर्म में, यूरिक एसिड और जो है साल्ट, एंड हम बोल सकते हैं साल्ट, इसलिए नमक, यूरिक एसिड और साल्ट के फॉर्म में जब वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो ऐसे जीव जो है वो क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। क्या बोल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं उनको, आर्थ्रोपोड्स। और इसी के अंदर क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट अपने शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं? यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इसीलिए जो है मैं फिजियोलॉजी वाला पार्ट करवा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बनता है वो सारा पार्ट अपना कवर हो जाए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है बच्चा लोग? पढ़ के कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी हुई है और हो सकता है पूछी जा सके। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें सिलेबस से ही आए, सिलेबस से बाहर से भी आ सकती है। और सिलेबस से आएगी तो आपसे तो बनेगा ही, क्योंकि सारा सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। अगर सिलेबस से बाहर आएगी तो सिर्फ आपसे ही बनेगा, क्योंकि आप सिलेबस से बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, यही बस ये 3 पार्ट था। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो सिर्फ ज़मीनों में पाए जाते हैं, सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं, पानी में नहीं रहते, क्योंकि पानी में रहते हैं उनमें तो अमोनिया फॉर्म में निकलेगा। हम लोग जो है मेमल से स्तनधारियों में यूरिया के फॉर्म में निकलता है। और जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है जो ज़्यादातर, और जो है 90% आपको टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट ही मिलते हैं। 90% इंसेक्ट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं और वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। क्लियर है? ये उत्सर्जन तंत्र वाली बात यहाँ पर हो गई, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मेन जो उत्सर्जन अंग होता है, ये पूछा जाता है कि मेन जो उत्सर्जन अंग कौन सा है, ठीक है। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, हम बोल सकते हैं मुख्य उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो इंसेक्टों में जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो होता है मेल्पिजियन ट्यूबल्स। अब इसकी स्पेलिंग देख लेना यार बच्चा, जो भी हो, मेल्पिजियन ट्यूब्स, मेल्पिजियन ट्यूब्स, ठीक है। मेल्पिजियन ट्यूब जो है ये इसकी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। मेल्पिजियन ट्यूब जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब देखो मेल्पिजियन ट्यूबल्स की जो संख्या है वो किस इंसेक्ट में, किस ऑर्डर में कितनी पाई जाती है देख लो। तो मेल्पिजियन ट्यूबल्स की जो क्वांटिटी है लेपिडोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा में लगभग 6 से 8 मेल्पिजियन ट्यूबलेट्स पाई जाती है, ठीक है। आर्थोप्टेरा की बात करोगे जिसमें ग्रासहॉपर आता है, उसमें लगभग 30 से लेकर 200 तक, ठीक। आर्थोप्टेरा के अलावा इसमें आप देखोगे आइसोप्टेरा जिसमें दीमक आती है, इसमें लगभग 2 से लेकर 8 तक आपको मेल्पिजियन ट्यूबल्स की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आप आओ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे।
बच्चा जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक जो सिस्टम है उसमें से एक आध IMP पॉइंट्स हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको वही पॉइंट आउट करके चाहे तो आप पूरा IMP पॉइंट्स को वन लाइनर फॉर्म में लिख लो। जो मैंने बताया ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, उसको वन लाइनर फॉर्म में लिख लो। मत पढ़ना इसको बाद में, रिवाइज मत करना इसको, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि सिलेबस के बारे सर क्यों पढ़ा रहे हो, तो एक बार इसको देखो और इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको वन लाइनर फॉर्म में लिख लो, तो 15-20 पॉइंट बनेंगे, वो एग्जाम के पहले एक बार पढ़ जाना। अगर मान लो क्वेश्चन बन गया तो आपके पास IMP पॉइंट्स उसमें से फंस जाएगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनको पूरा पढ़ो या डिटेल में पढ़ो, जो मैंने IMP बताया उसको वन लाइनर फॉर्म में लिख लो, है ना, और उसको रीड आउट कर लो, और जब भी रिवीजन करो उनको 10-15 पॉइंट को पढ़ लो, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। ठीक है, हम दूसरों से आगे ऐसे ही हो पाएंगे, है ना, कि बाकी लोगों से हम आगे कैसे जाएं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखो, इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी होता है। ठीक है, इसी से रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है। अब ये ट्रेकिया में जो ब्रांचेस निकली हुई होती है, ट्रेकिया में जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेस होती है, इसकी जो शाखाएं होती है, उन शाखाओं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रेकियोल्स। क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है ट्रेकियोल्स। उनको बोला जाता है ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल्स उनको बोला जाता है। अब बात को समझना, है ना, मेन तो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि इंसेक्ट श्वसन किस अंग से करते हैं। इंसेक्ट में जो श्वसन किस भाग से होता है, तो ट्रेकिया से होता है। ट्रेकिया में जो ब्रांचेस होती है उनको ट्रेकियोल्स बोलते हैं ना। जो इस तरीके से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है ना, इनके अंदर ये थैली बनी हुई रहती है, फिर इस तरफ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, फिर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है ना। अब ये ट्रेकियल्स होती है, और इसमें जो ये ट्रेकिया है, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी रक्षा के लिए क्या होता है, इसके ऊपर टिनिडिया की झिल्ली होती है। क्या होती है, टिनिडिया। ठीक है, टिनिडिया की झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है, टिनिडिया की झिल्ली इस पर होती है। ठीक है, ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, और जो एयर लाइक स्पेस होती है, एयर लाइक आउटर लेटरल्स, जो ओपन लेटरल्स पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं। मतलब ये तो ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया की ब्रांचेस ट्रेकियोल्स हो गई, और इसको प्रोटेक्शन के लिए टिनिडिया हो गया। लेकिन जो एयर है, ये और जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ये कहाँ से इंटर करती है, तो इंटर करती है कहाँ से, जो लेटरल ओपन पार्ट्स होते हैं, लेटरल ओपन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं। यहाँ से जो है ऑक्सीजन इंटर करती है कहाँ पर, ट्रेकियोल्स में, ट्रेकियोल से ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का, ट्रेकिया के थ्रू करते हैं। उनकी जो शाखाएं होती है उसको ट्रेकियोल्स बोलते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए टिनिडिया होती है, किसके, ट्रेकियो के। और जो एयर लाइक ट्यूब्स ऐसी निकली होती है, बाहर की तरफ ओपन होती है, जैसे एयर और ऑक्सीजन इंटर करती है, एयर बोलो ऑक्सीजन बोलो, इंटर करती है, वो जो लेटरल ओपन पार्ट होता है उसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इस स्पाइरेकल के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन दिया गया है, इस स्पाइरेकल्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो अगर मान लो स्पाइरेकल के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे लिखा जाए होलोन्यूस्टिक टाइप रेस्पिरेटरी सिस्टम, या स्पाइरेकल जो है किस में पाए जाते हैं। ठीक है, होलोन्यूस्टिक टाइप। होलोन्यूस्टिक के बाद पेरीन्यूस्टिक, होलोन्यूस्टिक के बाद आ जाएगा पेरीन्यूस्टिक टाइप। ठीक है, ये सारे सिस्टम यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि किस में होलोन्यूस्टिक टाइप होता है, किस में पेरीन्यूस्टिक टाइप होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हेमीन्यूस्टिक, एम्फीन्यूस्टिक, हेमीन्यूस्टिक टाइप होता है, और एम्फीन्यूस्टिक, प्रोन्यूस्टिक और एन्यूस्टिक। कुछ इस तरीके के यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे या रेस्पिरेटरी पार्ट पाए जाते हैं। देखो, होलोन्यूस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर दो, मतलब टोटल 10 पेयर्स होते हैं, टोटल 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। होलोन्यूस्टिक टाइप में स्पाइरेकल कितने होते हैं, 10 पेयर। 10 पेयर में क्या होता है, 2 जो होते हैं वो पाए जाते हैं थोरैक्स में, 2 थोरैक्स में, प्लस 8 जो पाए जाते हैं वो एब्डोमेन में। एब्डोमेन मतलब उदर में, पेट में पाए जाते हैं। 2 वक्स में पाए जाएंगे और 2 पाए जाएंगे उदर में। इसको बोलते हैं होलोन्यूस्टिक टाइप। होलोन्यूस्टिक मतलब कि यहाँ पर 2 आपको स्पाइरेकल मिलेंगे थोरैक्स के अंदर, वक्स के अंदर, 8 मिलेंगे आपको कहाँ पर, पेट में, उदर के अंदर आपको 8 स्पाइरेकल्स मिलेंगे। क्लियर है। पेरीन्यूस्टिक में आपको 9 पेयर मिलेंगे। अच्छा, ये 10 किस में पाए जाते हैं, होलोन्यूस्टिक टाइप एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किस में पाया जाता है, तो ये बच्चा पाया जाता है ग्रास हॉपर में।
जो होलोन्यूस्टिक टाइप है ये ग्रास हॉपर और आपका कॉकरोच, ठीक है, ग्रास हॉपर और कॉकरोच में ये होलोन्यूस्टिक टाइप, समझ गए, होलोन्यूस्टिक टाइप आपको मिल जाएगा। दूसरा पेरिन्यूस्टिक में 9 पेयर होते हैं, पेरिन्यूस्टिक में 9 पेयर होते हैं, जिसमें एक आपको मिलेगा टी से थोरेक्स प्लस 8 मिलेगा एब्डोमन में, समझ गए बात, टी से थोरेक्स में और ए से मिल जाएगा एब्डोमन्स में, क्लियर है। तो ये किस में पाया जाता है, ये आपका लेपिडोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा मतलब मधुमक्खी वाला ऑर्डर, लेपिडोप्टेरा मतलब बटरफ्लाई और मोथ वाला ऑर्डर। इनमें जो है किस टाइप का मिलेगा आपको, पेरिन्यूस्टिक टाइप का, ठीक है। पेरिन्यूस्टिक के बाद हेमिन्यूस्टिक की बात कर लेते हैं। तो बच्चा जो हेमिन्यूस्टिक टाइप है, हेमिन्यूस्टिक टाइप है, उसमें 8 पेयर होते हैं। हेमिन्यूस्टिक में कितने, 8 पेयर, ये सारे के सारे उधर में रहेंगे। हेम्पिन्यूस्टिक जो इंपॉर्टेंट वो मैं बताऊंगा। हेम्पिन्यूस्टिक की बात करें तो हेम्पिन्यूस्टिक की बात करें, हेम्पिन्यूस्टिक में एक तो आपको मिलेगा प्रोथोरेसिक में, प्रोथोरेसिक में प्लस एक आपको मिलेगा एब्डोमन में। 2 ही होते हैं इसमें, ठीक है, मतलब एक ही पेयर होता है, एक इधर और एक इधर, ठीक, 2 पेयर मिल जाएंगे आपको, एक इधर प्रोथोरेसिक में, एक आपको मिलेगा एब्डोमन के अंदर, ठीक है, मतलब 2 ही मिलेंगे, एक ही जोड़ी, ठीक। तो ऐसा किस में पाया जाता है, ये मेगट में पाया जाता है। जो मेगट होता है, मेगट्स, उसमें इस टाइप का रेस्पिरेटरी स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोन्यूस्टिक की बात करें तो इसमें एक ही होता है, प्रोन्यूस्टिक में एक ही पाया जाता है, वो भी प्रोथोरेसिक में एक ही पाया जाता है। किस, कहाँ पर, प्रोथोरेसिक में, प्रोथोरेसिक। और ये किस में होता है, डिप्टेरा में। डिप्टेरा की जो लार्वी होती है, लार्वी, हाउस फ्लाई का जो लार्वा है, उसमें एक ही पाया जाता है प्रोथोरेसिक में, वो भी डिप्टेरा वाले ऑर्गन में, किसमें, प्रोन्यूस्टिक। और एन्यूस्टिक मतलब नो सिंगल स्पाइरेकल, एक भी नहीं पाया जाएगा, नो सिंगल स्पाइरेकल। ऐसा किस में होता है, कोलेम्बुला और प्रोट्यूरा, इन ऑर्डर के इंसेक्ट में कोई भी स्पाइरिकल्स नहीं पाया जाता है। तो मेनली जो है ग्रासहॉपर वाला इंपॉर्टेंट है, होलोन्यूस्टिक वाला वो आप कर सकते हो, और आपका दूसरा पेरिन्यूस्टिक, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा वाला है, फिर आपका प्रोन्यूस्टिक जो है डिप्टेरा वाला है। ये 3 इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है, इसलिए ये वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी, ऐसे ना, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है कि यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, एक तो होती है डक्टलेस ट्यूब से क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, डक्टलेस, यहाँ से होते हैं रिलीज, क्या, हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये डायरेक्टली कहाँ पर इंटर करते हैं, ये डायरेक्टली इंटर करते हैं ब्लड में, ठीक है, डायरेक्टली इंटर कहाँ करते हैं, ब्लड में। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है कहाँ पर, नलिका विहीन, ऐसा लिख सकते हैं, नलिका विहीन, डक्टलेस, नलिका नहीं होती है। फिर रिलीज क्या निकालते हैं, ये हार्मोन निकालते हैं, क्या, हार्मोन निकालते हैं, और कहाँ पर, सीधे ब्लड में मिल जाता है, सीधे ब्लड में, सीधे रक्त में मिलता है, ठीक। अब कौन कौन से हार्मोन है वो देख लो। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर न्यूरो सिक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल या जो भी बोला जाए, न्यूरो सिक्रेटरी ग्लैंड, NSG ग्लैंड आ जाएगा, न्यूरो सिक्रेटरी ग्लैंड, ठीक है, न्यूरो स्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब ये न्यूरो स्रावी ग्रंथि, न्यूरो से समझ में आ रहा है ये किससे संबंधित है, न्यूरो मतलब होता है दिमाग, मस्तिष्क, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये रिलीज करता है ब्रेन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है, याद करना। ये न्यूरो सिक्रेटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, रिलीज होता है ब्रेन हार्मोन, मस्तिष्क का हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है, मस्तिष्क हार्मोन यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसको एक्टिवेशन हार्मोन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन हार्मोन। ये क्या एक्टिवेट करता है,
इसको एक्टिवेशन हार्मोन बोलते हैं। सीधी सी ब्रेन से ही सारी चीज़ें एक्टिवेट होती है, तो ब्रेन को एक्टिवेशन हार्मोन बोला जाता है। ये ज्वेलन हार्मोन इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा आता है कार्पोरा कार्डिएटा। कार्पोरा कार्डिएटा, ठीक है, कार्पोरा कार्डिएटा। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस करें। कार्पोरा कार्डिएटा क्या करता है, ये स्टोर करता है किसका, ब्रेन हार्मोन को। याद रखना, ये स्टोरेज ऑफ ब्रेन हार्मोन, ये ब्रेन हार्मोन को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करेगा, इसको ब्रेन हार्मोन को स्टोर करेगा। ब्रेन हार्मोन को स्टोर करने का काम कौन था, कार्पोरा कार्डिएटा। फिर आता कार्पोरा एलाटा। कार्पोरा एलाटा ये रिलीज करता है किसको, ये रिलीज करता है ज्वेलाइन हार्मोन को। ज्वेलाइन हार्मोन को रिलीज करता है। ज्वेलाइन हार्मोन को ये क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। ठीक, कौन सा, कार्पोरा एलाटा। कार्पोरा एलाटा जो है ज्वेलाइन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, इसको नियाटिनिन भी बोलते हैं। ज्वेलाइन हार्मोन को क्या बोलते हैं, नियाटिनिन भी कहा जाता है। नियाटिनिन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। चौथी है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड। अब ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है ना बच्चा, इसको एक्डाइशन ग्लैंड या जो है पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस क्या करती है, ये रिलीज करती है या प्रोड्यूस करती है किसको, ये प्रोड्यूस करती है एक्डाइसन, एक्डाइसिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। अब एक्डाइसिन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, मोल्टिंग हार्मोन होता है। ठीक है, केचुली निकालने वाला हार्मोन होता है एक्डाइसिन, एक्डाइशन हार्मोन, एक्डाइशन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, समझ में आ गया। यही चीज़ें इंडोक्राइन में, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल से आपका ब्रेन हार्मोन रिलीज होता है, इसको एक्टिवेशन हार्मोन भी बोलते हैं। कार्पोरा कार्डिएटा क्या करता है, उस ब्रेन हार्मोन को स्टोर करता है। कार्पोरा एलाटा जो कार्पोरा कार्डिएटा से ही रिलीज होता है, ये ज्वेलन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। और जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है वो एक्डाइसिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है, जो मोल्टिंग हार्मोन होता है। जो क्या होता है, मोल्टिंग हार्मोन होता है, केचुली निकालने में काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका IGR, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर ये दो प्रकार का होता है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। एक आपका होगा इंसेक्ट हार्मोन, ठीक है, एक होता है इंसेक्ट हार्मोन, और एक आ जाएगा काइटिन सिंथेसाइज इनहिबिटर। काइटिन सिंथेसाइज इनहिबिटर्स, मतलब जो काइटिन बन रहा है उसको रोकने वाला काम। काइटिन को रोकने वाले हार्मोन्स भी होंगे इसमें, इनहिबिटर्स होंगे, और एक इंसेक्ट हार्मोन्स होंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, ये आखिरी वाला पार्ट है अपना। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोला है, जो आपको लग रहा है कि इसमें IMP चीज़ें, उसको आप नोट कर लेना, बाकी इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंसेक्ट हार्मोन में पहला आ जाता है आपका ब्रेन हार्मोन, है ना, ये ब्रेन हार्मोन है, हार्मोन इसके बारे में बता चुका हूँ। ये क्या था है, एक्टिवेशन हार्मोन है। ठीक है, क्या है ये, एक्टिवेशन हार्मोन है। कहाँ से रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ होता है न्यूरोसेक्रेटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, न्यूरोसेक्रेटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होता है। ठीक है, चलो, कार्पोरा कार्डिएटा में ये कहाँ होता है, कार्पोरा कार्डिएटा में स्टोर होता है। ठीक, दूसरा आता है आपका ज्वेलाइन हार्मोन। ज्वेलाइन हार्मोन, हार्मोन ये कार्डेटा एलाटा से रिलीज़ होता है ना, कार्डेटा एलाटा से ये रिलीज़ होता है। और ये क्या काम करता है, इनहिबिट मेटामॉर्फोसिस, इनहिबिट मेटामॉर्फोसिस को ये रोक देता है। ठीक है, ये इनहिबिट मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस को रोक देता है, इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है रूपांतरण। ठीक है, इंसेक्ट में दो तरीके के रूपांतरण होते हैं, एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, आगे टेक्सोनॉमी में बताऊंगा। इनकम्प्लीट वाले में 3 स्टेज होती है, कंप्लीट वाले में 4 स्टेज होती है। ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है। और ज्वेलाइन हार्मोन, ज्वेलाइन इंसेक्टिसाइड के बारे में, ज्वेनाइल इंसेक्टिसाइड के बारे में सबसे पहले 1956 में किसने बताया था, विलियम ने। ये इंपॉर्टेंट है, विलियम्स ने बताया था 1956 में कि ज्वेलाइन जो है वो एज ए इंसेक्टिसाइड हो सकता है। ज्वेलाइन हार्मोन जो है एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ हो सकता है। ये किसने बनाया था, विलियम्स ने। और इसी विलियम साहब ने 1967 में 3rd जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया।
ठीक है, किसके बारे में? थर्ड जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। 1967 में किसने? विलियम्स ने ही बताया क्या कि थर्ड जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड क्या है, पेस्टिसाइड क्या है, वो यही है। इंसेक्टिसाइड बोलो या पेस्टिसाइड के बारे में 1967 में किसने बताया था? विलियम्स ने। और ज्वेलन हार्मोन का आइडिया जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में वो 1956 में विलियम्स ने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एंटी ज्वेलन हार्मोन। इसके बाद नंबर सी पे आ जाएगा आपका एंटी जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये इनहेबिट करता है, इनहेबिट द कार्पोरा एलाटा। कार्पोरा एलाटा जहाँ से ज्वेलन हार्मोन निकलता है उसको इनहेबिट कर देता है, उसको रोक देता है ये। ठीक है, इनहेबिट द फंक्शन ऑफ, या बोल सकते हैं इनहेबिट द फंक्शन ऑफ कार्पोरा एलाटा। इनहेबिट द फंक्शन, यहाँ पे कर लेना इनहेबिट द फंक्शन। जो कार्पोरा एलाटा है उसके फंक्शन को ये रोक देता है। कार्पोरा एलाटा का फंक्शन क्या है? ज्वेलन हार्मोन को निकालना। ज्वेलन हार्मोन कौन रिलीज करता है? कार्पोरा एलाटा। तो एंटी ज्वेलन क्या करेगा? कार्पोरा एलाटा से जो ज्वेलन हार्मोन निकल रहा है उसको ये रोक देगा। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका? परकोसेंस। ये एग्जाम्पल है, ये एंटी ज्वेलन हार्मोन है परकोसेंस। ठीक है, एंटी ज्वेलन हार्मोन कौन सी है? परकोसेंस एंटी ज्वेलन हार्मोन है। और ज्वेलन हार्मोन में लिख लेना एग्जाम्पल, वो आता है मेथोप्रेन। मेथोप्रेन जो है ये फर्स्ट इंसेक्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर है। फर्स्ट इंसेक्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर कौन है? मेथोप्रेन जो है फर्स्ट इंसेक्टिसाइड ग्रोथ रेगुलेटर है जो, और ये क्या काम करता है? स्टोर ग्रेन पेस्ट में यूज़ होता है। SGP मतलब स्टोर ग्रेन पेस्ट में यूज़ होता है। ठीक, चलिए नंबर 4 पे बात करें तो इसमें आ जाता है आपका मोल्टिंग हार्मोन, डी। नंबर 4 में आ जाएगा इंसेक्टिसाइड हार्मोन में, नंबर 4 पे आएगा आपका क्या हो रहा भाई? चलो दूसरा ले लेते हैं। ठीक, नंबर 4 पे आएगा आपका मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन क्या आ जाएगा? एग्डाइसन जो है क्या? मोल्टिंग हार्मोन, केचुए निकालने का काम। जैसे मोल्टिंग जो होती है दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है। कैसे? एपोलाइसिस वाली प्रोसेस और एग्डाइसिस, है नी? एग्डाइसिस वाली प्रोसेस, एपोलाइसिस और स्पेलिंग जो भी हो, एग्डाइसिस, एपोलाइसिस और एग्डाइसिस। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, बिगिनिंग प्रोसेस है और ये एंडिंग प्रोसेस है। दो तरीके से केचुई निकलती है। ठीक है, जो एपिडर्मस सेल होती है, एपिडर्मस सेल से क्या निकलती है? क्यूटिकल्स निकलती है। एपिडर्मस सेल से क्यूटिकल्स निकलती है, पिछले लेक्चर में बताया। तो जब क्यूटिकल सेल से जो एपिडर्मिस निकल रही है, क्यूटिकल निकल रही है, उसको सबसे पहले क्या करता है? ये अलग करता है, सेपरेट करता है, एपोलाइसिस। और जो बची कुची है वो एग्डाइसिस निकाल देता है। तो एंडिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग एग्डाइसिस और बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग एपोलाइसिस। ठीक है, तो ये दो तरीके से होती है मोल्टिंग, केचुई निकालना। और लगभग इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लगभग 10 मोल्टिंग्स आसपास ये करते हैं ग्रोथ के लिए। तो एग्डाइसन हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन जो होता है वो एग्डाइसन हार्मोन होता है। ठीक है, और ये जो होता है मोल्टिंग हार्मोन, ये मेटामॉर्फिक हार्मोन होता है, याद रखना। मेटामॉर्फिक हार्मोन मतलब क्या होता है? ये मेटामॉर्फोसिस को बढ़ावा देता है। और ज्वेलन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? ज्वेलन हार्मोन जो होता है एंटी मेटामॉर्फिक होता है। क्या होता है? एंटी मेटामॉर्फिक होता है, ये मैं बता चुका हूँ। एंटी मेटामॉर्फिक होता है ज्वेलन हार्मोन। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ सेमोकेमिकल्स की। अर्ध रसायन शायद इसको बोलते हैं, अर्ध रसायन इसको बोला जाता है। सेमीकेमिकल्स का मतलब क्या है बच्चा? जैसे आप लोग एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हो ना, एक दूसरे को मैसेज प्राप्त करते हो। यहाँ से आपने दोस्त को मैसेज भेजा, उधर ने आपके दोस्त ने इधर मैसेज भेजा। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी आपस में मैसेज कन्वे करते हैं। तो केमिकल के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये सेमोकेमिकल्स? क्या होता है? डेट कन्वे द मैसेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ये क्या काम करते हैं? कन्वे द मैसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सेमोकेमिकल्स कहाँ आते हैं? ये आते हैं कन्वे द मैसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जीवों के बीच में क्या करते हैं? मैसेज, संदेश पहुंचाते हैं। जीवों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। संदेश
पहुंचा सकते हैं। मतलब ये केमिकल है जो इंसेक्ट ही निकालते हैं और वो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने में इनका यूज़ करते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है फेरोमोन और एक होता है एलोकेमिकल्स। फेरोमेंस और एलोकेमिकल्स। ठीक है, फेरोमेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फेरोमेंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। फेरोमेंस जो होता है ना बच्चा, ये होता है इंट्रा स्पेसिफिक। क्या होता है ये? इंट्रा स्पेसिफिक होता है। इंट्रा स्पेसिफिक होता है। अब इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब समझ लो, मामला जम जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि फेरोमोन इंट्रा स्पेसिफिक होता है या इंटर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, फेरोमोन इंट्रा स्पेसिफिक होता है या इंटर स्पेसिफिक होता है, समझ लो। दो, इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है सेम, समान, और स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पीसीज, समान प्रजाति। मतलब ये फेरोमोन जो है मतलब ये फेरोमोन जो इंसेक्ट निकालेंगे तो उससे वही इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे जो उसी प्रजाति के हैं। मतलब फाइंड द मेट, या बोल सकते हैं फाइंड द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। ये फेरोमोन निकालेगा तो किस मेंबर्स को, किस किट को आकर्षित करेगा, उसी स्पीसीज के जो इंसेक्ट है उसको आकर्षित करने का काम करेगा। ठीक है, किसी और प्रजाति दूसरी स्पीसीज के इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता ये फेरोमोन। तो समझ जाना यहाँ पर क्या बात आएगी। फाइंडिंग द सेम स्पीसीज मेंबर, मतलब क्या इसका, ये फाइंड करेगा, फाइंडिंग द सेम स्पीसीज मेंबर। सेम स्पीसीज के मेंबर को ये क्या करेगा, फाइंडिंग करेगा, किसके लिए, फॉर मीटिंग के लिए, फूड के लिए, वार्निंग ऑफ एनिमी के लिए कि भाई शत्रु आ रहा है भागो। ठीक है, वार्निंग ऑफ एनिमीज के लिए कि शत्रु आ रहे हैं भागो यहाँ से। तो जब फेरोमोन का मतलब क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं, सेम स्पीसीज में काम करेंगे। मतलब ये फाइंडिंग द सेम स्पीसीज मेंबर, सेम प्रजाति के अपने भाई बंधु को ये ढूंढेंगे, चाहे मेटिंग के लिए ढूंढे या खाने के लिए ढूंढे या फिर क्या करे, उनको चेतावनी देने के लिए कि भाई शत्रु आ रहा है भागो। तो ये फेरोमोन्स है। ठीक है, अभी बात करेंगे कौन कौन से फेरोमोन है उसकी। एलोकेमिकल्स की बात करें तो ये होते हैं इंटर स्पेसिफिक, याद रखना क्या होते हैं ये, इंटर स्पेसिफिक होते हैं। इंटर का मतलब होता है बच्चा डिफरेंट, और स्पीसीज का मतलब स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलग स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। अब ये जो बच्चा काम कैसे करेंगे, ये फाइंडिंग द मेट ऑफ अदर स्पीसीज मेंबर। ठीक है, ये क्या करेंगे, फाइंडिंग, या ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, अदर स्पीसीज के मेंबर को फाइंड करते हैं। फाइंडिंग, क्या लिखा था मैंने, फाइंडिंग द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऐसा लिख सकते हो। डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर को ये दूसरी प्रजाति के मेंबर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, एलोकेमिकल्स ये निकालते हैं, नाम ही एलो मतलब डिफरेंट ही होता है, समझ लो आप। तो एलो मतलब केमिकल्स, वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरी प्रजाति के जो भी जीव जंतु है उनके लिए ये किया जाता है। ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जो दूसरी प्रजाति के इंसेक्ट इनको रिसीव करते हैं। तो ये खुद के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, खुद के लिए हानिकारक भी होते हैं। दो प्रकार के ये होते हैं। आगे बात करते हैं। तो मैंने बात की फेरोमेंस और एलोकेमिकल्स, दोनों आप समझ गए होंगे कि फेरोमेंस क्या होता है और एलोकेमिकल्स क्या होता है। इसमें आता है सबसे पहले सेक्स फेरोमेन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्स फेरोमेन। सेक्स फेरोमोन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्स फेरोमोन के बारे में, अच्छा फेरोमोन की बात किसने की थी ये भी देख लो यार, किस साइंटिस्ट ने बोला था फेरोमोन के बारे में। इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो है कार्लसन एंड लुस्चर 1959 में। इन दोनों ने बताया था किसके बारे में, फेरोमोन्स के बारे में। कार्लसन एंड लुस्चर ने 1959 में इसके बारे में बताया था। और बुटेन और सेक्स फेरोमोन के बारे में जो है किसने बताया था, ये बताया था 1959 में ही बताया था इसने भी। ठीक है, 1959 में भी इसी ने बताया था। और इन्होंने किस पे, फीमेल सिल्क वर्म से पहला बनाया था, जिसको बोला था बॉम्बिकॉल। ये पहला सेक्स फेरोमोन है। ठीक है, फर्स्ट सेक्स फेरोमोन बनाया था बॉम्बिकॉल। किसने, तो बुटेंड नाम, जो भी नाम है, जो भी देख लेना प्रोनाउंसिएशन, 1959 में फीमेल सिल्क वर्म से बनाया गया था।
ठीक है। इसके अलावा जो और है उसको देख लो, और क्या क्या है इसके अंदर। ये कहाँ यूज़ किया जाता है सेक्स फेरोमोन? सेक्स फेरोमोन इन्होंने कहाँ यूज़ किया था वो भी देख लो। यूज़ कहाँ होता है ये? तो बच्चा ये यूज़ होता है 3 जगह। एक तो होता है ये मॉनिटरिंग में, ठीक है। दूसरा होता है मेटिंग के लिए, ठीक है। मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और मास ट्रैपिंग के लिए ये पूछ ला जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेक्स फेरोमोन जो है किस कंडीशन में कहाँ या किस लिए यूज़ किया जाता है। एक तो मॉनिटरिंग करने के लिए करते हैं, मेटिंग के लिए करते हैं, और मास ट्रैपिंग के लिए। एक साथ अगर समूह में बहुत सारे इंसेक्ट को अगर ट्रैप करना हो तो करते हैं सेक्स फेरोमोन का यूज़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। दूसरा बात करते हैं सेक्स फेरोमोन और भी है ना, जो जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं अदर में यहाँ से लिख लेना गॉसिप्लूर, ठीक है। गॉसिप्लूर, हेक्सालूर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हेलीलूर। ये 3 है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, हेलीलूर, हेक्सालूर और गॉसिप्लूर। अब जो ये गॉसिप्लूर है किस इंसेक्ट को के लिए काम करेगा? ये करेगा पिंक बॉल वर्म के लिए, पिंक बॉल वर्म, पैक्टिनोफोरा गॉसिपियल्ला। ये भी पिंक बॉल वर्म के लिए काम करेगा। और ये काम करेगा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, इन इंसेक्ट के लिए ये काम करेगा, ठीक है। गॉसिप्लूर, अब यही पूछा जाएगा कि पिंक बॉल वर्म के लिए कौन सा जो सेक्स फेरोमोन यूज़ होता है, तो गॉसिप्लूर और हेक्सालूर दोनों यूज़ होते हैं। हेलिकोवर्पा के लिए कौन सा यूज़ होता है? हेलिकोवर्पा के लिए तो हेलीलूर यूज़ होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एलोकेमिकल्स पे, चलो, ठीक है। अब ये एलोकेमिकल्स वाला भाग था। एलोकेमिकल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एलोकेमिकल्स जो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है एलोमोन्स, और दूसरा होता है केरोमोन्स, ठीक है। एलोमेंस और केरोमेंस। अब ये जो है ना एलोमेंस जो है ये बेनिफिशियल है, मतलब बेनिफिशियल होगा किसके लिए? रिलीजर के लिए। बेनिफिशियल है किसके लिए? रिलीजर के लिए। और ये बेनिफिशियल होता है और रिसीवर के लिए। जो मतलब क्या करेंगे, यहाँ से इंसेक्ट एलोमोन्स केमिकल निकालेंगे, तो जो निकालने वाला है उसके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, और केरोमोन्स जो रिसीव करेगा उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। बस 2 ही चीज़ें आपको याद रखना बच्चा। ये हमारा इंसेक्ट